हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुग़ल कालीन बिहार। हम लोग डेली के एमसीक्यू सीरीज़ में देखते हैं कि अलग अलग हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ का क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मैं 100% नहीं बोलूँगा, लेकिन ज़्यादातर ही मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको यहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बेसिकली आप जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड आप इस चैनल पे एमसीक्यू से क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आपसे कितना सॉल्व हो पाता है। चलिए, आज का जो टॉपिक है मुग़ल कालीन बिहार। मुग़ल काल से तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि इतिहास में ये मुग़ल काल। चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं आज का क्लास क्या क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, मुग़ल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। तो मुग़ल शासक बिहार को में किसे हराया था। आपको बता दें, मुग़ल शासक बाबर ने बिहार में महमूद लोदी को हराया था। ये लोदी वंश है। सल्तनत कालीन में लोदी वंश सबसे आखिरी वंश होते हैं। तो इन्होंने किसे हराया था? लोदी वंश के महमूद लोदी को हराया था। और ये कौन सा युद्ध में? इसका नाम था घाघरा का युद्ध। आप याद रखिएगा, बाबर कई सारे युद्ध लड़ते हैं, जिसमें से घाघरा का एक प्रमुख युद्ध है। जैसे घाघरा का युद्ध हो गया, खानवा का, चंदेरी के शासक चंदेरी का युद्ध भी ये लड़ते हैं। और साथ में एक और युद्ध लड़ते हैं, उसका क्या नाम है? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध भी बाबर लड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए कि ये घाघरा का युद्ध जो लड़ते हैं, ये कब लड़ते हैं? घाघरा का युद्ध महमूद लोदी से कब इनकी लड़ाई होती है? तो 6 मई 1929 को। 6 मई 1929 को आप नोट कर लीजिएगा। 6 मई 1929, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर ने अगस्त 1554 में पटना में किसे पराजित किया था। पटना में ये किसे पराजित करते हैं? तो वो भी कब? 1554 में। आपको बता दें, पटना में ये दाऊद खां को पराजित करते हैं। किसे? दाऊद खां को। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़ कर लौट गया था। जब अकबर पटना का युद्ध होता है तो इसके बाद बिहार में किसको ये दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़ दिया था? तो बिहार में निपटने के लिए मुनीम खां को छोड़े थे। किसको छोड़े थे? मुनीम खां को। तुम यहाँ रहो और दाऊद खां से लड़ाई को जारी रखो। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में कहता है, 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया? 1580 में बिहार का सूबेदार। 1580 में देखते हैं कि बिहार का सूबेदार खान आजम मिर्जा अजीज कोका को बनाया जाता है। बिहार का सूबेदार बनाया जाता है मुगलों के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बन गया? किसके किसके बीच? देखिए, पठानों और मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बन गया था। कौन? बिहार केंद्र बन गया था। ए है बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। फ्रेंड्स तब तक आप इसका आंसर दीजिए। मैं आप लोगों को एक बात सूचित कर देना चाहता हूं कि आप लोग का बहुत सपोर्ट हमें मिल रहा है। लगभग 320 के आसपास हमारे साथ हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर पुर चुके हैं। मैं चाहूँगा आप सभी जो भी न्यू हैं वो भी प्लीज़ कर दें, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो ही करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस क्लास का लिंक शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी आपके साथ साथ वो भी कुछ एमसीक्यू से के क्वेश्चंस को लगा सके, ताकि उनका भी हौसला थोड़ा ऊपर उठे। जब हम लोग पढ़ते हैं, अगर एमसीक्यूज एक बार कर लेते हैं ना, तो एग्ज़ाम्स में पहले जब भी करते हैं हमारे अंदर एक अलग सा मोटिवेट, अलग सा एनर्जी आता है कि हाँ, हम लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप मान चलिए अभी 30 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इनमें से अगर 20-25 आप करोगे ना, आपको एक कन्फर्म हो जाएगा हाँ आपने पढ़ा है। अगर वही नहीं होता है तो फिर आप लोग को बुरा लगता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें, ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये बिहार एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ ये भारत के किसी भी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आपको लाभदायक सिद्ध होगा। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल का हो, एसएससी लेवल के किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम्स हो, ये सभी में हेल्पफुल है। चलिए इसका जो आंसर होगा आप लोगों ने कमेंट करके बताएं।
नहीं बताया। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर अकबर होगा। इसका आंसर कौन? अकबर। अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा, याद रखिएगा, कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था। कहाँ के उज्जैनी राजा थे जो दलपत शाही में क्या किए थे? विद्रोह किए थे। इसका आंसर होगा जगदीशपुर। जगदीशपुर के आसपास विद्रोह का दमन करने के लिए और कौन किसे भेजा गया था? शाहबाज खां को भेजा गया था। किसे भेजा गया था? शाहबाज खां को। ये भी नोट कर लीजिएगा। आंसर तो जगदीशपुर होगा ही, साथ ही साथ किसे भेजा गया था? तो शाहबाज खां को इस चीज़ के लिए भेजा गया था। चलिए फ्रेंड्स 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? वैसा कौन सा मुगल शासक था जो सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं? तो आपको बता दें ये अकबर मिलाते हैं। और कब मिलाते हैं? कि 1580 में। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। 1580 में अकबर बिहार को अपने शासन में मिला लेता है पूरी तरीके से। कब? 1580 में। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं कि 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 8 नंबर कहता है बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत का दर्जा कब देगा? जब इसे मुगल साम्राज्य में जोड़ा जाएगा। और कब जोड़ा गया था ये आप अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। 7 नंबर प्रश्न में कब जोड़ा गया था ये आप कमेंट करिए। इसका मैं इसके आंसर नहीं बताने वाला हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? कौन से मुगल शासक जो मनेर की जो बड़ी दरगाह थी इसके भ्रमण किए थे, यानी कि दर्शन भी बोला जाता है दूसरे भाषा में। तो ये बाबर थे। कौन थे? बाबर ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था। बाबर आपको बता दें फ्रेंड्स, बाबर ये काबुल के शासक हुआ करते थे, कांधार से आए हुए थे। तो कई सारे युद्ध, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इतने, इसका शासन इतना उथल पुथल रहा, ये जिंदगी में कभी शासन कर ही नहीं पाया। ये जब भारत पे आक्रमण करता है ना तो इसे भी नहीं पता था, सॉरी ये नहीं, ये सही से अपना कभी भी सिंहासन पे बैठ नहीं सके। चलिए ये जब भारत पे आक्रमण कर रहे थे तो इन्हें पता भी नहीं था कि ये भारत पे आक्रमण करके ये जीत पाएंगे, क्योंकि बहुत ही डर डर के ये भारत पे आक्रमण किए थे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और बाबर छोटे से सेना थे। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो मनेर में बंगाल के सुल्तान से कौन भेंट करते हैं? तो ये हुमायूं है। क्या इसका आंसर? इसका आंसर हुमायूं हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या कहता है कि पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? इसका जो आंसर होगा पटना की विजय में अकबर ने भाग लिया था। कौन लेते हैं भाग? अकबर। चलिए 12 नंबर, किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? जब वे विद्रोह करे तो उसमें ये कहाँ लिए शरण लेते? बिहार में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। कौन शरण लिया था? शाहजहाँ ने बिहार में शरण ली थी अपने विद्रोह के क्रम में। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स। 13 नंबर क्या कहता है कि मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकारें थीं? मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकारें, यानी कि प्रमंडल। मुगल काल में से प्रमंडल को सरकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरकार। यहाँ पे तो आपको दे दिया गया था सरकार प्रमंडल, लेकिन वहाँ पे आपको प्रमंडल या ये जो साइड में दिया गया वो नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली सरकार पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए आप ये मुगल काल से संबंधित सरकार में ये याद रखिएगा कि सरकार प्रमंडल को कहा जाता था। और मुगल काल में बिहार में टोटल 7 प्रमंडल थे और अभी कितना है? 9 प्रमंडल है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? सबसे प्रसिद्ध सूबेदार कौन था? तो आपको बता दें सबसे प्रसिद्ध सूबेदार जो थे राजा मान सिंह। ये देख के ही लग जाता है, अगर आप पढ़े होंगे, आप याद करें कि ना करें, लगभग ये आपको राजा मान सिंह बहुत ही प्रसिद्ध सूबेदार रहे थे। 15 नंबर, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? कौन? कैसे रोहतास को राजधानी बनाया था? तो रोहतास को राजधानी बनाने वाला राजा मानसिंह नहीं थे। कौन थे? राजा मानसिंह। 16 नंबर प्रश्न,
किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? सबसे ज़्यादा बिहार में जो विद्रोह हुआ तो वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। जहांगीर शाहजहां के शासनकाल, यहाँ तक कि बाबर के शासनकाल में भी नहीं हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो हुआ विद्रोह अकबर के शासनकाल में आपको देखने को मिलता है। 17 नंबर, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी या पुराना इमारत कौन है? सबसे पुरानी इमारत के बारे में पूछा गया। तो एक बार आपसे क्वेश्चन आएगा कि बिहार में सबसे पुराना चर्च कौन सा है, तो चर्च में आप मारिएगा पटना की पादरी हवेली। पटना के पादरी हवेली, जहाँ पे भी शायद मेडिकल कॉलेज या फिर पटना कॉलेज चलता है, ध्यान में नहीं है थोड़ा सा। तो पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था या फिर पटना यूनिवर्सिटी की, याद रखिएगा ये 1916-17 में हुआ था शायद। और पटना हाईकोर्ट की स्थापना, जो पटना में हाईकोर्ट है, इसकी स्थापना 1916 के आसपास हुई थी। चलिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं आपको बता दिया। चलिए 17 नंबर, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन थी? तो सबसे पुरानी इमारत जो माना जाता है कि हाजीपुर में एक जामा मस्जिद है, इसे सबसे पुरानी इमारत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? अजीमाबाद को जब बसाया जा रहा था उस पर खर्च कितना आया था, तो यही पूछा जा रहा है आपसे। तो अजीमाबाद को बसाने में लगभग 1 करोड़ रुपया का खर्च आया था। कितना? 1 करोड़ रुपया। ये एक है, 1 करोड़ रुपया का खर्च आया था। 19 नंबर, बिहार में राजकुमार अजीम के कार्यकाल था। राजकुमार अजीम का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो राजकुमार का अजीम का जो कार्यकाल रहा फ्रेंड्स, वो 1702 से 1712 तक इसका कार्यकाल रहा था। 20 नंबर, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों, वही प्रमंडल, इस बार औरंगजेब के शासनकाल में पूछा जा रहा है। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या कितनी थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकार यानी कि प्रमंडलों की संख्या 7 से बढ़ा करके 8 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 8। और इससे पहले आप लोगों ने कितना देखा? 7 के मुगल कालीन बिहार में था, जो आगे चल के बढ़ा। 21 नंबर, किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश यानी कि छोटा नागपुर, खोखरा देश को क्या बोला जाता है? छोटा नागपुर का विजय संपन्न हुआ था। छोटा नागपुर का जो विजय संपन्न हुआ था ये आपको जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। कब? जहांगीर के समय में। तो याद करिएगा 21 नंबर का जो आप बी नंबर देख रहे हैं, जहांगीर, बिल्कुल सही है। 22 नंबर, सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा था? इनमें से किसका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा था? आपको बता दें, इनमें से जो सी नंबर गुरु गोविंद सिंह, आपको देखते हो गुरु गोविंद सिंह का तो जन्म ही बिहार में हुआ था, 1666 में पटना के आसपास हुआ था। तो इनमें से किसका संबंध रहा था? तो आपको बता दें 2 नंबर गुरु अर्जुन देव को छोड़ करके सभी का संबंध रहा था। यहाँ पे गुरु नानक का, गुरु तेग बहादुर का, गुरु गोविंद सिंह का जो सीधा संबंध बिहार से आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। सॉरी, बी नहीं, 1, 3, 4 जहाँ पे भी होगा वो सही होगा। 1, 3, 4 आप ऑप्शन देख लीजिए, सी नंबर में है। 23 नंबर, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो बिहार, फिर से एक बार क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? जो बिहार पे दिल्ली का जो नियंत्रण था ये समाप्त हो गया था। ये आपको फर्रुख सियर के समय में होगा। किसके समय में? फर्रुख सियर के समय में। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? मोहम्मद सादिक किसके शासनकाल में बिहार आया था? ये जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में भी आया था? अब्दुल लतीफ कब आया था? तो अब्दुल लतीफ अकबर के समय में आया था, याद रखिएगा। अब्दुल लतीफ अकबर के समय में और मोहम्मद सादिक जहांगीर के समय में। देखते हैं, राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति कौन नियुक्त किए थे? तो राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त करने वाले अकबर थे। कौन थे? अकबर। अकबर की मृत्यु कब होती है ये आप बताइए, कि अकबर की मृत्यु के बाद ही ना जहांगीर शासनकाल में गद्दी पे बैठा। तो अकबर की मृत्यु कब हुई थी? जब आपको बता दें, जब अकबर था तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हो चुकी थी। वहीं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जहांगीर के शासनकाल में हुई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और जहांगीर कौन था? अकबर का ही सबसे बड़ा बेटा जो था जहांगीर था। 27 नंबर, मुगल शासक जहांगीर 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? 1621 में बिहार का प्रांतपति नियुक्त होने वाले राजकुमार परवेज थे। कौन थे? राजकुमार परवेज। 28 नंबर, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? अब राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? इसे बिहार का सूबेदार बनाने वाले कौन थे? जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर। फ्रेंड्स, आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और साथ ही साथ इस क्लास को सब्सक्राइब भी जरूर करें। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो पटना को जो अजीमाबाद था इसके नाम दिए थे राजकुमार अजीम ने दिया था। कौन दिया था? राजकुमार अजीम अपने नाम पे इसका नाम रखा था। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो पहला मुगल सम्राट कौन थे जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? वो होगा फर्रुखसियर होगा। फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्रुखसियर। ये रहा आंसर, फर्रुखसियर। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? सबसे पहले 2 बार क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है। बिहार में किसका हुआ था? तो फर्रुखसियर। अगर पटना पूछे तो वो भी क्या हो जाएगा? तो पटना में पूछे तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फर्रुखसियर। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ से पटना पूछा गया था, और ऊपर वाले क्वेश्चन में आप गौर करिए, यहाँ आपसे बिहार में हुआ, पहला बिहार में हुआ। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्रुखसियर ही होगा, चेंज मत करिएगा। 23 नंबर, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित होता? बिहार पे बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित किसके समय में हो गया था? तो इसका जो आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह प्रथम। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 2 और क्वेश्चन बचेगा। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना। मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो बिहार का गवर्नर मिर्जा अजीम कोलकातस, क्या क्या नाम है, कुकलतास, मिर्जा अजीम कुकलतास बनते हैं। चलिए 34 नंबर, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा। इनमें से मुगल काल में बिहार का गवर्नर कौन रह चुके थे? तो आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा सभी, सुजात खां, सईद खां, मुकर्रब खां, ये सभी बिहार के सूबेदार यानी कि गवर्नर रह चुके थे। 35 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? अंग्रेजों का राज्याभिषेक शाह आलम द्वितीय के संरक्षण में हुआ था। ये बताइए, बक्सर का युद्ध में शाह आलम द्वितीय और बाकी 2 राजा कौन थे? जो कि बक्सर का युद्ध 1564 में जब होता है, जिसमें कि 1864 1764 कितना 1764 में 1757 में होता है प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी जिसको बोलते हैं। और 1764 में जो बक्सर की युद्ध होता है तो उसमें शाह आलम द्वितीय का साथ 2 और राजा देते हैं। तो वह कौन कौन थे? और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके बाद कोलकाता, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसकी दीवानी आपको देखने को मिलता है, अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। और अंग्रेज जब ये 1764 में प्लासी की संधि खत्म होता है तो अंग्रेज शाह आलम द्वितीय से ये संधि करते हैं, और शाह आलम द्वितीय उन्हें भारत इन एरिया में, इस क्षेत्र में व्यापार करने हेतु टैक्स फ्री कर देते हैं पूरी तरीके से। उम्मीद है आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।